नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉल्फ डेहनड्रॉफ को। इनके द्वारा दिए गए फेमस कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, इनकी फेमस बुक, इनके कॉन्फ्लिक्ट को लेके व्यूज़, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था। तो ये एक जर्मन ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। इनका जन्म 1929 और मृत्यु 2009 में हुई थी। ये ब्रिटिश समाजशास्त्री होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध दार्शनिक, राजनीति शास्त्री और एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, वर्ग संघर्ष सिद्धांतकार थे। और साथ ही इन्होंने मॉडर्न सोसाइटीज़ में मीन्स आधुनिक जो समाज है वहाँ पे क्लास डिवीजन अर्थात वर्ग विभाजन का विश्लेषण किया है। मीन्स मॉडर्न सोसाइटीज़ में किस तरह वर्ग विभाजन है, वहाँ पे किस हिसाब से लोगों को वर्गों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छे से एनालिसिस की है। और इन्हें मुख्य रूप से प्राधिकार संबंधों पर आधारित वर्ग संघर्ष की एक नई परिभाषा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। प्राधिकार संबंध अर्थात अथॉरिटी रिलेशन, एक ऐसा संबंध जिसमें क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, एक जो आदेश देता है और दूसरा जो उनके आदेशों को मानने वाला है। तो इन दोनों ही पक्षों के बीच के संबंधों को क्या कहते हैं हम, अथॉरिटी रिलेशन। एक के पास अथॉरिटी है आदेश देने की, निर्देश देने की या अपने काम को मनवाने के लिए किसी को कुछ कहने की, और दूसरा है जो इनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। तो इस रिलेशन के आधार पे जो समाज में, मॉडर्न सोसाइटीज़ में वर्ग संघर्ष होते हैं, उनके परिभाषा देने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं या ये काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अथॉरिटी रिलेशन मीन्स क्या होता है, किसके पास आदेश देने का हक है और किसको मानना पड़ेगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं पर इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। अथॉरिटी रिलेशन का अर्थ है ऐसा रिश्ता या संबंध जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था को आदेश देने, निर्णय लेने और नियम लागू करने का क्या होता है, अधिकार होता है, और दूसरे व्यक्ति या समूह को उस आदेश, नियम या निर्णय का पालन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में आप देख लो, माता पिता यानी पेरेंट्स और उनके बच्चे, उनके चिल्ड्रंस, इन दोनों के बीच का संबंध कैसा होता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो, अच्छे से सबके साथ बिहेव करो, घर के कामों में मदद करो, हाथ बटाओ। तो उनके पास ये निर्देश देने का या आदेश देने का अधिकार होता है। और यहीं इसी रिलेशन में बच्चों से ये उम्मीद की जाती है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने माता पिता का या अपने पेरेंट्स के बातों को माने, उनका पालन करें। तो ये इनके बीच के इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, अथॉरिटी रिलेशन। या दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच होता है। यहाँ पे भी ठीक उसी तरह होता है कि शिक्षक पढ़ाई का तरीका बताते हैं बच्चों को और अनुशासन लागू करते हैं। अब बच्चों से क्या उम्मीद की जाती है, क्या अपेक्षा की जाती है कि जो भी शिक्षक बोल रहे हैं उन्हें माने, मीन्स अनुशासन बनाए रखें और जिस तरह वो पढ़ाई करने के तरीके बता रहे हैं, जिस तरह वो पढ़ा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुने, उस तरीके को अपनाएं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, शिक्षक जो है उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास अधिकार है आदेश या निर्देश देने का बच्चों को, और बच्चों को क्या करना है, उनके आदेश और निर्देशों को पालन करना है। और यही सेम चीज़ आप ऑफिस में देख सकते हो, बॉस और एम्प्लॉय के बीच। बॉस ऑर्डर देते हैं या डिसीजन लेते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, और एम्प्लॉय को उनके बातों का, उनके निर्देशों का पालन करना होता है। और अगर हम नियम बनाने की बात करें तो सरकार और नागरिक के बीच में भी ये रिश्ता पाया जाता है। सरकारें कानून बनाती हैं और नागरिकों से ये उम्मीद की जाती है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो उनका पालन करेंगे। जैसे ट्रैफिक रूल्स हैं या सरकारी योजनाएं या अभियान जो देश की प्रगति के लिए या जनता की भलाई के लिए करी जाती हैं, वहाँ पे बाध्यता होती है कि नागरिक उनका पालन करें। कोविड का एग्जाम्पल आप ले लो, वहाँ पे मास्क लगाना है आपको, 2 गज की दूरी रखनी है, या पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना है, आपको घरों में ही रहना है। ये सारे जो रूल्स बनाए गए थे हमारी गवर्नमेंट द्वारा, उन सभी निर्देशों का नागरिकों द्वारा पालन किया गया था। तो ये तो हमने बात कर ली अथॉरिटी रिलेशन के बारे में कि एग्जैक्टली अथॉरिटी रिलेशन होता क्या है। एक होता है जो आदेश देता है और एक होता है जिसे मानना पड़ता है। तो किसके पास आदेश देने का हक है और किसको मानना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है, अथॉरिटी रिलेशन।
जिसमें एक के ही पास आदेश या निर्देश देने के अधिकार हैं। मतलब बच्चे तो नहीं बताएंगे ना टीचर्स को कि आप ऐसे पढ़ाओ या हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, नहीं। शिक्षक बताएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों को समझना है, कौन से इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं। या आप देखो, जनता नहीं कोई नियम बनाती है, वो काम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करती है। या एम्प्लॉय बॉस को ऑर्डर नहीं देता है कि हमें इनके साथ डील करनी है या इनके साथ नहीं करनी है, या ये प्रोडक्ट बेचना है या नहीं बेचना है। मीन्स अथॉरिटी किसी एक के पास होती है और एक जो होता है वो उसे मानता है, और जिसके पास अथॉरिटी होती है वही ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसी के बेसिस पे इन्होंने क्लास डिवीज़न मीन्स वर्ग विभाजन की एनालिसिस करी थी, और उसी बेसिस पे इन्होंने बताया था कि जो सोसाइटी में संघर्ष होते हैं वो इन्हीं दोनों संबंधों के बीच में असंतोष या विद्रोह होने के कारण होते हैं। तो हमने बेसिक चीज़ें रॉल्फ डेहनड्रॉफ के बारे में समझ ली हैं। अब हम ये समझते हैं कि इन्होंने ये जो अपने विचार है वो कहाँ दिए थे। इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी आर्टिकल्स और बुक्स लिखी हैं। उनमें से मोस्ट फेमस जो उनकी बुक है आई थी 1959 में, क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और ये सामाजिक असमानता पर सबसे प्रभावशाली पुस्तक मानी जाती है अभी तक की। मतलब ये जो समाज में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, असमानता देखने को मिलती है, वो किस बेसिस पे होती है, लोगों की थिंकिंग क्या है, या सोसाइटी में संघर्ष का क्या रोल है, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है। और इसी बुक में उन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और मार्क्सवाद, इन दोनों ही तर्कों का विश्लेषण और मूल्यांकन किया है। और इन्होंने ये पाया कि केवल संरचनात्मक प्रकार्यवाद या केवल मार्क्सवाद, ये दोनों ही सिद्धांत अकेले पूरे समाज की व्याख्या नहीं करते। मतलब इन दोनों को मिक्स करके आप अगर सोसाइटी को देखोगे, या इन दोनों ही सिद्धांतों के बेसिस पे आप अगर समाज की व्याख्या करोगे, तो वो सबसे बेस्ट होगा। केवल आप मार्क्सवाद के हिसाब से चलोगे तो भी आप पूरी तरह से समाज की व्याख्या नहीं कर पाओगे, या अगर आप संरचनात्मक प्रकार्यवाद की दृष्टि से देखोगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उस बेसिस पे आप समाज की व्याख्या नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, समाज में संघर्ष, सहयोग, जितनी भी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, उन सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, सबका अपना अपना महत्व है। वो सारी चीज़ें मिलके एक समाज को समाज बनाती हैं। उन्होंने जब मार्क्सवाद और संरचनात्मक प्रकार्यवाद के तर्कों का विश्लेषण किया और मूल्यांकन किया, तो उन्होंने क्या देखा कि मार्क्सवाद जो है वो सामाजिक एकीकरण और सामंजस्य के प्रमाण पर ध्यान नहीं देता। देखो, जब भी आप मार्क्स की थ्योरीज को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि समाज में एकीकरण नहीं होता है, सामंजस्य नहीं होता है, एक बुर्जुआ वर्ग है, एक सर्वहारा वर्ग है, इन दोनों ही वर्गों में एक शासक है, एक शोषित है, इन दोनों में वर्ग संघर्ष होता है। तो वहाँ पे सामंजस्य या एकीकरण नहीं मिलता है। क्या मिलता है? वर्ग संघर्ष मिलता है। कोई सहयोग देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं? मालिक बनाम मजदूर का रिलेशन पाया जाता है, और यही संघर्ष समाज को बदलता है। तो मेनली वो समाज में किस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं? सामाजिक एकीकरण और सामंजस्य को। इसके विपरीत जब आप संरचनात्मक प्रकार्यवाद की बात करते हो, वो संघर्ष की इंपॉर्टेंस को नहीं समझता है। जबकि संघर्ष जो होता है वो सोसाइटी में चेंजेस लाता है, कुछ नया या कुछ जो अनुचित हो रहा है उसमें बदलाव करके चीज़ों को व्यवस्थित करने में हेल्प करता है। रॉल्फ डेहनडॉर्फ मेनली दो दृष्टिकोणों में बिलीव करते थे। पहला था यूटोपियन और दूसरा है रैशनलिस्ट। अगर हम बात करें यूटोपियन की, तो यहाँ पे मूल्यों और दृढ़ता का संतुलन होता है, और अगर हम बात करें तर्कवादी दृष्टिकोण की, तो यहाँ पे मतभेद और असहमति देखने को मिलती है, और वो ज़्यादा सपोर्ट में रहते हैं यूटोपियन दृष्टिकोण की। ये यूरोपियन गलत लिख गया है, यहाँ पे यूटोपियन होना चाहिए था। उनका मानना था कि यूटोपियन दृष्टिकोण जो है वो आधुनिक समाज में सबसे अधिक स्पष्ट है। मतलब अगर आप मॉडर्न टाइम में सोसाइटीज़ की बात कर रहे हो या उसको एक्सप्लेन कर रहे हो या उसकी व्याख्या कर रहे हो, तो वहाँ पे आप देखोगे मूल्यों और दृढ़ता का संतुलन देखने को मिलता है। मतभेद और असहमति भी देखने को मिलेंगे, बट मेनली वहाँ पे मूल्य होते हैं, कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, कुछ पैटर्न होते हैं काम करने के। ये नहीं कि आपस में लोग हमेशा लड़ रहे हैं, या संघर्ष है, या आपसी मतभेद का ही माहौल बना हुआ है। मतलब संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचार अपने आप में यूटोपियन है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी आवश्यक विशेषताएं मौजूद हैं। और दूसरी तरफ पारंपरिक मार्क्सवादी विचार आधुनिक सामाजिक संरचना में आम सहमति और एकीकरण की उपेक्षा करता है। मतलब उनके हिसाब से सोसाइटी में मतभेद, असहमति, वर्ग संघर्ष देखने को मिलते हैं, आपस में लोग लड़ते हैं या एक दूसरे के प्रति असंतोष या तनाव के माहौल देखने को मिलते हैं। तो हमने अभी तक बात करी कि रॉल्फ डेहनड्रॉफ
दो तरह के दृष्टिकोणों में विश्वास रखते हैं, यूटोपियन और सेकंड क्या है, रैशनलिस्ट। और साथ ही साथ उन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद तथा मार्क्सवाद के ऊपर अपने जो एनालिसिस की थी, अपने जो विश्लेषण किए थे, उनके आधार पे अपने मत प्रस्तुत किए हैं। अब हम देख लेते हैं ये संघर्ष पे क्या विचार रखते हैं या आधुनिक समाज में किस प्रकार सोसाइटी की व्याख्या इन्होंने करी है। तो जैसा कि हम ये इनकी बुक क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बेसिस पे देख रहे हैं, उसी बुक में इन्होंने जो विचार दिए थे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औद्योगिक समाज के बारे में, क्योंकि इनकी बुक का नाम ही है क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब वर्ग और वर्ग के बीच का संघर्ष। कौन सी सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, आधुनिक समाज में, औद्योगिक समाज में। तो इन्होंने सबसे पहली बात क्या कही है कि आधुनिक औद्योगिक समाज बदल चुका है। वहाँ पे लोगों के बीच में किस तरह का माहौल है, वहाँ पे मालिक और मजदूर का फर्क जो मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था, एक मालिक है एक मजदूर है, वो इतना फ़र्क अब नहीं रहा, सख्त नहीं रहा है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है ये सारी चीज़ें। बीच में इनके एक मिडिल वर्ग आ गया है, और उस मिडिल वर्ग में कौन कौन से लोग काम करते हैं, जैसे मैनेजर या अफसर या जो एक मालिक है और एक जो मजदूर है, उनके बीच के स्पेस को भरता है। और साथ ही साथ मालिक के द्वारा दिए गए आदेशों या उनके निर्देशों या उनकी मांगों को मजदूरों तक पहुंचा के उनसे पूरा करवाता है। तो अब मालिकाना हक ही नहीं बल्कि अधिकार तय करता है कि कौन सा वर्ग किस में आएगा। मतलब मालिक तो एक है ही है, बट ये मजदूर को कंट्रोल कौन कर रहा है, उस किसके पास ये अथॉरिटी है, किसके पास ये अधिकार है, ये डिसाइड करता है कि कौन व्यक्ति किस वर्ग में आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, वर्ग का नया आधार, अथॉरिटी। जब आप मार्क्सवाद को पढ़ते हो तो वहां पे ये बताते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में जिसके पास अधिक से अधिक धन है, जिसका संसाधनों पर मालिकाना हक है, वो शासक होता है, वो डोमिनेंट क्लास होता है, और जो उनके अधीन काम करते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। बट जब आप बात करते हो रॉल्फ डेहनरॉल्फ की, तो उनका मानना है कि सिर्फ और सिर्फ धन डिसाइड नहीं करता है कि किसके पास मालिकाना हक है या कौन कौन शासक है, कौन मजदूर है। नहीं, इनके अनुसार अथॉरिटी के बेसिस पे दो टाइप हैं। पहला अथॉरिटी होल्डर्स अर्थात जो आदेश देते हैं, और सेकंड है सबऑर्डिनेट्स मींस जो आदेश मानते हैं। तो जो अथॉरिटी होल्डर्स हैं, जो आदेश दे सकते हैं, वो होते हैं शासक वर्ग, या जिसे आप इंग्लिश में डोमिनेंट क्लास बोलते हैं। और जो आदेश मानते हैं, मतलब ये आपका मालिक हो गया, मैनेजर या अफसर, और ये इनके अंडर में काम करने वाले मजदूर यानी सबऑर्डिनेट्स, अर्थात ये हो गया आपका डोमिनेंट क्लास और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। तो दो वर्ग डिसाइड हुए, बट किसके आधार पे, उनके अधिकारों के आधार पे। इनके पास काम करने का तो अधिकार है, बट ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है। वो किसके पास है, इसके पास है। आदेश देने का अधिकार इनके पास है। तो ये जो दो वर्ग हैं, ये मालिक से बिल्कुल अलग है। मालिक इस फैक्ट्री का मालिक है, इसके अंडर में ये दोनों ही आते हैं। बट अगर सत्ता की बात कर रहे हैं, अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे दो क्लास देखने को मिलेंगे, डोमिनेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डोमिनेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में किसने बात करी है, तो आंसर होगा रॉल्फ डेहनडॉर्फ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ग का आधार संपत्ति नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि क्या, संस्थानिक शक्ति है, यानी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी। आप किस संस्था के किस पद पे हो, आप अथॉरिटी होल्डर हो या सबऑर्डिनेट्स के अंतर्गत आते हो। अब बात कर लेते हैं दो कॉन्सेप्ट की, जिसमें पहला है क्वाजी ग्रुप और सेकंड है इंटरेस्ट ग्रुप। अर्ध समूह और हित समूह, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को सबसे प्रमुख रूप से रॉल्फ डेहनडॉर्फ द्वारा विकसित किया गया था। इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्वाजी ग्रुप मतलब अर्ध समूह, एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे लोग अपनी पद और स्थिति में समान है, पर वे संगठित नहीं है। मतलब वो अपने पद और स्थिति में एक समान है, वो जिस भी लेवल पे है, वो जिस भी ग्रुप में है, वो एक जैसे ही हैं, बट एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अवेयर नहीं है, एक दूसरे की लाइफ से या एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। मतलब उनमें हम की भावना नहीं है तो समूह, बट वो हम की भावना मिसिंग है। जैसे फैक्ट्री के सारे मजदूर फैक्ट्री में ही काम करते हैं क्या, बट वो एक दूसरे को प्रॉपरली जानते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व से अवेयर हैं, नहीं। बट अगर आप बात करो इंटरेस्ट ग्रुप की, तो वो ऐसे लोग होते हैं जो संगठित होकर अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, जैसे मजदूर यूनियन, ट्रेड यूनियन या स्टूडेंट यूनियन। हमने बात करी थी अथॉरिटी रिलेशन में
कि स्टूडेंट और टीचर्स के बीच अथॉरिटी रिलेशन पाया जाता है। टीचर्स के पास अथॉरिटी होती है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की और अपने क्लास के स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रखने की, और स्टूडेंट से क्या उम्मीद की जाती है कि वे उनके बातों को मानेंगे। बट अगर ऐसी कंडीशन आती है कि उन्हें लगता है कि उनका स्कूल, उनका कैंपस या उनके टीचर्स या प्रिंसिपल सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो स्टूडेंट यूनियन आती है सामने। वो मिल के प्रोटेस्ट करते हैं या अपनी मांगों को रखते हैं अपने टीचर्स या अपने प्रिंसिपल उनके सामने, और जब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनकी बात पहुंचती है ऊपर तक, और अगर उनकी बात सही होती है, वहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है, तो वो अपनी बात मनवा सकते हैं और ये ऊपर बैठे लोगों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जितने भी चेंजेस हैं ज़रूरी हैं वो करने पड़ते हैं। तो इंटरेस्ट ग्रुप कैसे हैं? जो अपने अधिकार के लिए संगठित होकर लड़ते हैं। मीन्स अर्ध समूह जो है, क्वाजी ग्रुप जो है, वो फ्यूचर में इंटरेस्ट ग्रुप बन सकता है। वो एक पुल का काम करता है क्वाजी ग्रुप, मतलब एक साथ तो रह रहे हैं, एक ही तरह के लेवल में है, एक ही तरह के काम कर रहे हैं, बट एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड नहीं है, हम की भावना नहीं है उस ग्रुप में। पर हाँ, कल को अगर ये फैक्ट्री के सारे मजदूर एक साथ काम कर रहे हैं और ऐसी स्थिति आएगी, फैक्ट्री के मालिक ने बोला बंद करना है, या ऐसे कुछ कि उनके वेतन में कटौती कर रहे हैं, या कुछ भी रीज़न जिसके वजह से इन सारे मज़दूरों की लाइफ़ प्रभावित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो परिवर्तित हो जाएँगे कौन से ग्रुप में? इंटरेस्ट ग्रुप में, यानी हित समूह में। और इन्होंने इंटरेस्ट ग्रुप को मेनली राजनीति से जोड़ के रखा है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत कई सारे दल होते हैं जिनके आपस में साझा लक्ष्य होते हैं, या मान लो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को हराना है तो बाकी के सारे पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा हो जाएं। जैसा कि आप इंडिया में एग्जांपल देख सकते हो, इंडिया अलायंस वो एनडीए के अगेंस्ट खड़ी हुई हैं एक साथ, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिली हुई हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप किससे संबंधित है? राजनीति से। तो डेहनडॉर्फ इंटरेस्ट ग्रुप को मेनली रिलेट करते हैं राजनीति से। अब हम देख लेते हैं संघर्ष के बारे में इनके क्या विचार हैं, इनके अकॉर्डिंग संघर्ष की क्या भूमिका है। तो डेहनडॉर्फ के अनुसार संघर्ष नकारात्मक नहीं है। जैसा कि लेविस कोजर वाली वीडियो में भी हमने बात करी थी, लेविस कोजर भी संघर्ष को बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं मानते हैं कि संघर्ष है तो निगेटिव होगा, नहीं। हाँ, वो एक निगेटिव सोशल प्रोसेस के अंतर्गत आता है, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत, बट ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से नकारात्मक है, बल्कि ये नए संस्थानों, सुधारों और बदलाव को जन्म देता है। लेविस कोजर ने भी बात करी थी, अगर आप सोसाइटी में संघर्ष देख रहे हो तो ऐसा है कि वहाँ पे कुछ कमी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर मजदूर यूनियन संघर्ष कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट ग्रुप के लोग एक साथ मिलके सामने आ रहे हैं, किसी के अगेंस्ट हैं या किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? उन्हें कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट उनको नहीं सुन रही है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मजदूर यूनियन ने संघर्ष करके 8 घंटे का कार्य दिवस, छुट्टियां, न्यूनतम वेतन आदि जो अधिकार हैं वो दिलवाए हैं। मतलब संघर्ष जो होता है वो समाज में संतुलन और प्रगति का एक जरिया है। लेविस कुजर ने भी संघर्ष को एज ए फंक्शनल एलिमेंट देखा था, और रॉल्फ डेहनडॉर्फ भी यही मानते हैं, बल्कि उन्होंने संरचनात्मक प्रकारवाद और मार्क्सवाद को भी काफ़ी अच्छे से एनालिसिस किया। उन्होंने माना कि हाँ, अगर आधुनिक समाज की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे संरचनात्मक प्रकारवाद के तरीके से हम चल सकते हैं, बट संरचनात्मक प्रकारवाद संघर्ष को टोटली इग्नोर मार देता है। और अगर हम पारंपरिक मार्क्सवाद के हिसाब से चले तो वो भी बोलता है कि नहीं, समाज में बस बस संघर्ष है, एकीकरण होता ही नहीं है, समायोजन होता नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते हैं, जो कि गलत है। तो हमें इन दोनों को मिला के तब देखना होगा कि हाँ, सोसाइटी दोनों के मिक्सचर के साथ काम करती है और सोसाइटी में ये दोनों ही तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब समाज में आम सहमति भी आवश्यक है। अगर आम सहमति होगी तभी समाज में जो संघर्ष या तनाव है उनको दूर करके समाज एक साथ मिलके काम कर पाएगा। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।